कल हमने टॉपिक शुरू किया था राजस्थान में मृदा 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 के प्रकार और मृदा अपरदन किसको बोलते हैं, मृदा अपरदन को रोकने के उपाय, वो सब बातें मैं आपको पढ़ा चुका हूं। अब इसमें हम आगे देखते हैं कि राजस्थान से रिलेटेड मिट्टी के प्रकार। आवाज नहीं भी, अब सुनने का प्रयास करो, इतनी दूर से आए हो, थोड़ा बहुत सीख कर जाओ। अगर हम बात करते हैं राजस्थान में मिट्टी का रंग, कणों की आकृति और उपजाऊपन के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है, और इसके आधार पर संपूर्ण राजस्थान में मिट्टी को कितने भागों में, 10 भागों में। एक तो इसमें मिट्टी से रिलेटेड क्षेत्र पूछ रहा है इन दिनों, और कौन कौन सी मिट्टी है, इसका निर्माण किस प्रकार से हुआ वो पूछता है। सुनना ध्यानपूर्वक। राजस्थान की बिल्कुल मध्य से एक पर्वत श्रृंखला गुजरती है जिसे हम नाम देते हैं अरावली पर्वत श्रृंखला, और इस अरावली पर्वत श्रृंखला के आधार पर ही यहां मिट्टी के विभाजन यानी मिट्टी के प्रकारों का डिवाइडेशन हुआ है। एक एक बता रहा हूं, ध्यानपूर्वक सुनने का प्रयास करें। सबसे पहले ये दिशा है दक्षिण और ये दिशा है पूर्व, और ये बीच का स्थान है, इसको बोलते हैं दक्षिण पूर्व। इस दक्षिण पूर्व को हाड़ौती कहा जाता है, और इसमें 4 जिले शामिल हैं। जैसे यहां पर जिले का नाम आता है कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। पहला क्वेश्चन आता है कि सतूर पर्वत चोटी कौन से जिले में है। सतूर पर्वत चोटी जिस दिन पढ़ाया था उस दिन में बताया था कि क्वेश्चन पूछेगा। सतूर पर्वत चोटी है बूंदी में। एक नाम आता है कांबा पहाड़ी। कांबा पहाड़ी कहाँ स्थित है? कांबा पहाड़ी स्थित है बारां में। एक चांदबाड़ी पहाड़ी कहाँ स्थित है? चांदबाड़ी झालावाड़ में। अगर आपसे पूछे कि उल्का पिंडों के गिरने के कारण रामगढ़ झील का निर्माण हुआ है, रामगढ़ झील कहाँ है? बारां में। यहां पर शाहबाद का पठार पूछ ले राजस्थान में, बारां में। डग गंगधर का पठार कहां पर है? झालावाड़ में। तो इस हाड़ौती क्षेत्र को अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं तो इस हाड़ौती के इधर मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश का एक पठार है जिसे नाम देते हैं मालवा का पठार। भारत में आपको 2 पठारों के नाम आते हैं। एक तो दक्कन का पठार है जो गुजरात और महाराष्ट्र में, और दूसरा है मालवा का पठार। ये मालवा का पठार है मध्य प्रदेश में। इन दोनों पठारों में ही आपको काली मिट्टी मिलेगी, और मालवा का पठार का ही अवशेष है हाड़ौती का पठार। इसका मतलब यहां पर भी कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी। तो सबसे पहले अगर आपको दिशा देकर पूछे कि काली मृदा का विस्तार कहां है, तो काली मृदा का विस्तार मिलेगा हाड़ौती यानी कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। दूसरा अगर आपसे पूछे कि काली मृदा का निर्माण कौन सी चट्टान से हुआ है, ये आजकल ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एक प्रक्रिया होती है ज्वालामुखी। पृथ्वी घूर्णन गति करती है, उसके साथ में विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थ भी गति करते हैं। अब कोई न कोई पदार्थ किसी न किसी साथ अभिक्रिया कर लेता है, और इसमें एक गर्म पदार्थ बनता है जिसको बोलते हैं लावा। लावा घूमते घूमते इतना गर्म हो जाता है कि ये पृथ्वी के उस भाग से बाहर निकलने का प्रयास करता है जहां की परत हल्की होती है, और जैसे ही लावा पृथ्वी से बाहर निकलेगा, गर्म है, और जैसे ही बाहर निकलेगा उसको एक शब्द नाम देते हैं ज्वालामुखी। क्या नाम देते हैं? ज्वालामुखी। अब ये ज्वालामुखी जैसे ही बाहर निकलेगी कुछ समय के बाद में जम जाएगी। सामने देखो, इसमें एक चट्टान बनती है बेसाल्ट। कौन सी चट्टान बनती है? और यही बेसाल्ट चट्टान धीरे धीरे टूटते हुए स्वरूप में जिस मिट्टी का निर्माण करती है वो कौन सी है? काली मिट्टी। मैं भी बता रहा हूं, अगर आप समझ पाओगे तो यही याद कर सकते हो। काली मिट्टी का निर्माण लावा निर्मित बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने के फलस्वरूप होता है। दूसरी बात, काली मिट्टी पाई कौन से क्षेत्र में जाएगी? हाड़ौती, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। तीसरी बात, काली मिट्टी के जो कण हैं वो अत्यंत बारीक होते हैं, बहुत महीन होते हैं, इसलिए इस मिट्टी में नमी धारण करने की क्षमता अधिक पाई जाती है। नमी ज्यादा है इसलिए पेड़ पौधों को जल की प्राप्ति सर्वाधिक कौन सी मिट्टी से होती है? काली मिट्टी से होती है। यह मिट्टी वर्षा काल के दौरान दलदले स्वरूप में हो जाती है। यानी आप जोहड़ वाली मिट्टी को अनुमान लगाओ,
जैसे ही बारिश होती है दलदले रूप में बन जाती है। जैसे जैसे वो सूखती जाती है उस जो मिट्टी है उसमें दरारें पड़ जाती है, और दरारों पड़ने के कारण इसको स्वतः जुती हुई मृदा के नाम से भी जाना जाता है। स्वतः जुती हुई मृदा, सर्वाधिक नमी, सर्वाधिक पौधे को जल की प्राप्ति, निर्माण बेसाल्ट अथवा लावा चट्टानों के टूटने के फलस्वरूप होता है। अगर आपसे पूछे कि ये जो काली मिट्टी है कौन सी फसल के लिए लाभदायक है, तो इस क्षेत्र में होने वाली जो फसल है जैसे सोयाबीन है, संतरा है, अश्वगंधा है, धनिया है, गन्ना है, कपास है, कौन सी मिट्टी? और वैसे भारत स्तर पर कपास के लिए, कपास की फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी किसे माना जाता है? मेरे हिसाब से तो इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। अब आप मेरे को बताओ काली मिट्टी कहाँ मिलेगी? हाड़ौती क्षेत्र। निर्माण कैसे होगा? बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से। काली मिट्टी में अगर हम बात करते हैं नमी अधिक और जल की प्राप्ति है, यानी पौधों को जल की प्राप्ति सर्वाधिक होती है। कोई दिक्कत यहां तक? अब देखो आगे, ये तो मैंने बात की दक्षिण पूर्व। अगर हम दक्षिण दक्षिण में चलते हैं तो ये जो पर्वत श्रृंखला है वो कौन सी है? अरावली पर्वत श्रृंखला। इधर मेहद झील से एक नदी आती है माही नदी। अब माही नदी अपने साथ अवसाद यानी जमाव को लेकर तो साथ में आएगी, भाई नदी बह रही है, पानी आ रहा है, तो मिट्टी के कण तो निश्चित ही साथ में आएंगे। जैसे जैसे मिट्टी के कण यहां लेकर आती है, इधर से अरावली पर्वत श्रृंखला टूटती जाती है और छोटे छोटे मिट्टी के कणों के रूप में कन्वर्ट होती है, और यहां एक मिट्टी प्राप्त होती है जिसे नाम देते हैं लाल लोमी मिट्टी। क्या नाम देते हैं? लाल लोमी। इसको लाल लोमी मिट्टी भी बोलते हैं, और कई बार एग्जाम में ये नाम भी लिखा हुआ मिला है लाल धूसर मिट्टी। लाल लोमी मिट्टी बोल दो या क्या नाम दे दो? लाल धूसर मिट्टी। ये मिट्टी कहाँ मिलेगी? तो दक्षिण में। दक्षिण में जिला कौन सा? बांसवाड़ा के इधर, और इधर कौन सा? प्रतापगढ़। मुख्य रूप से 3 जिले, थोड़ा हिस्सा उदयपुर और चित्तौड़गढ़ का भी शामिल किया जाता है। रटने की कहीं जरूरत नहीं। इस मिट्टी का निर्माण अरावली पर्वत श्रृंखला और माही नदी से निर्मित जमाओं के मिलने के कारण होता है। अगर हम बात करते हैं लाल लोमी मिट्टी से रिलेटेड जिले, तो बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, कुछ आंशिक रूप से उदयपुर और चित्तौड़गढ़ को भी शामिल किया जाता है। ये मिट्टी है। अगर हम बात करते हैं इसमें जो मक्का की फसल है वो सर्वाधिक होती है, क्योंकि जैसे जैसे पहाड़ी क्षेत्र आएगा कौन सी फसल सर्वाधिक होगी? मक्का की। अब आगे बढ़ते हैं। इधर ये तो है काली मिट्टी और इधर ये लाल मानो। इसके बीच की जो मिट्टी आएगी इसे नाम देते हैं लाल काली मिट्टी। तो रटने की कहीं जरूरत नहीं है। अगर आप कंसेप्ट समझ पाओगे तो इधर काली मिट्टी और ये लाल, दोनों के बीच का मिश्रण कौन सा नाम हो गया? अब मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं लाल मिट्टी, ये लाल काली मिट्टी का निर्माण, लाल मिट्टी तो अरावली पर्वत श्रृंखला से, और काली मिट्टी का निर्माण मालवा के पठार के अवशेष के रूप में मिलने के कारण होता है। ये मिट्टी कहाँ मिलेगी? तो इसके जस्ट ऊपर ले लो। ये जिला आ गया उदयपुर, ये जिला आ गया चित्तौड़गढ़। उदयपुर से विभाजित करके यहां जिला, यहां पर सामान्यतः आपको कौन सी मिट्टी नजर आती है? लाल काली आती है। काली मिट्टी में फसल कपास की और लाल में मक्का की, तो इसमें दोनों फसल ले सकते हैं। कौन कौन सी? मक्का और कपास दोनों की। 3 मिट्टियां बता चुका हूं, काली मिट्टी, लाल लोमी मिट्टी और लाल काली मिट्टी। कोई दिक्कत? आगे देखें। इसके बाद में हम चलते हैं पूर्वी पूर्व की ओर। पूर्वी पूर्व की ओर नदियों द्वारा जो मिट्टी बहाकर लाई जाती है उसे नाम देते हैं जलोढ़ मिट्टी। प्रतिवर्ष या नदियों के अवसादों से जो निर्मित मृदा है उसे क्या नाम देते हैं? जलोढ़। इसी को ही जलोढ़ बोलते हैं, इसी को ही कांप मिट्टी बोलते हैं, इसी को ही नाम देते हैं दोमट मिट्टी का स्वरूप, और इसे ही नाम देते हैं कछारी मिट्टी। ध्यान रखना, काली जो मिट्टी है वो भुरभुरी होने के कारण इसे ही नाम देते हैं रेगूर मृदा के रूप में जाना जाता है। लिखा हुआ है नोट्सों में मिलेगा आपको। जलोढ़ बोल दो, कांप बोल दो, दोमट बोल दो, और क्या नाम बोल दो? कछारी मिट्टी। पहली बात ध्यान से सुनना, ये जितनी भी मृदा है राजस्थान ही नहीं भारत में सर्वाधिक उपजाऊ मृदा किसे माना जाता है? जलोढ़। अब जलोढ़ को ही उपजाऊ क्यों मानते हैं? क्योंकि अपने दिमाग में तो ये रहता है कौन सी होनी चाहिए?
काली चिकनी मिट्टी जिसको बोलते हैं, इसका रीजन है कि जलोढ़ मिट्टी है वो प्रति वर्ष नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी को मानते हैं। अब आप खुद सोचो कि नदी किसी पहाड़ों से निकलना प्रारंभ हुई है तो उसमें पहाड़ों से संबंधित जो तत्व हैं वो प्राप्त हो गए, आयन वगैरह। जैसे ही मैदानों में आ गई, मैदानों के पोषक तत्व, और जिस स्थान पर इकट्ठा हो गए तो पहले में तो पोषक तत्व थे ही उसमें, और वो खाद के रूप में और प्राप्त हो जाता है। इसी कारण ये सर्वाधिक उपजाऊ मृदा मानी जाती है, एलविलाई सोइल के रूप में जानी जाती है। राजस्थान के कौन से भाग में सर्वाधिक पाई जाती है? तो नाम से स्पष्ट हो रहा है कौन सा भाग, पूर्वी भाग। जिले आराम से बता सकते हो, भरतपुर हो गया, धौलपुर हो गया, करौली, सवाई माधोपुर, जयपुर, दौसा और टोंक, इसके आसपास कौन सी मिट्टी मिलेगी आपको? जलोढ़। दूसरी मैंने एक कंसेप्ट पकड़ा है हमने कि सामान्यतः नदियों के बहाव क्षेत्र में ज्यादातर 80% कौन सी मिट्टी मिलेगी? जलोढ़ मिट्टी। तो माही बेसिन के आसपास जो दलदलीय भाग है, काठल बोलते, उसमें भी मिट्टी का स्वरूप कौन सा देखने को मिलेगा? जलोढ़। इसके अलावा घग्गर नदी का नाम सुना है कभी? घग्गर नदी टिब्बी तहसील हनुमानगढ़ से प्रवेश करती है और इसके बाद में भटनेर यानी हनुमानगढ़ और गंगानगर। यहाँ की जो मिट्टी है उसमें मरुस्थलीय लक्षण तो है ही है, लेकिन इसके साथ में ये मिट्टी आ जाती है, इसलिए मरुस्थलीय कछारी मृदा के नाम से जाना जाता है। क्योंकि कछारी मृदा ही हम किसको बोल रहे हैं? जलोढ़ मृदा को। आगे बढ़ते हैं इससे रिलेटेड। अगर मैं आपके साथ में चर्चा करूं जलोढ़ मृदा, इस जलोढ़ मृदा को दो भागों में पुनः डिवाइड किया जाता है, जिसमें एक तो नाम आ जाता है खादर और एक नाम आता है बांगर। प्रति वर्ष नदियों द्वारा बहाकर लाई गई नवीनतम मृदा क्या कहलाती है? खादर। और प्राचीन मृदा का स्वरूप क्या कहलाता है? बांगर कहलाता है। जैसे शेखावाटी जो प्रदेश है यानी अपने जो क्षेत्र है, ये कौन सी मिट्टी पर निर्मित है? बांगर पर। इसका मतलब किसी जमाने में यहाँ नदियां बहती थी, मार्ग परिवर्तन हुआ, वर्तमान समय में नदी का कोई भी सोर्स अपने पास में नहीं है, तो धीरे धीरे ये मिट्टी अनुपजाऊ हो गई। कौन सा स्वरूप धारण कर लिया? बांगर का। अगर हम बात करते हैं कि खादर मृदा, जैसे बेराठ की पहाड़ी से एक नदी निकलती है बाणगंगा, कौन सी नदी है? बाणगंगा। बाणगंगा नदी जयपुर, दौसा, भरतपुर प्रति साल बहती है और इसी कारण वहां जो मिट्टी मिलेगी वो कौन सी होगी? खादर। कोई दिक्कत? लास्ट प्रयास दोबारा देख लेना। जलोढ़ मृदा उपनाम कांप मिट्टी, दोमट मिट्टी, कछारी मिट्टी। राजस्थान में सर्वाधिक उपजाऊ मृदा किसे माना जाता है? जलोढ़। सर्वाधिक क्षेत्रफल की बात नहीं बता रहा मैं, सर्वाधिक उपजाऊ मृदा राजस्थान के कौन से भाग में? पूर्वी भाग में। जिले आराम से बता सकते हो, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, जयपुर, दौसा और टोंक के आसपास के क्षेत्रों में। दूसरी अगर हम बात करते हैं इस मिट्टी से ही रिलेटेड, यानी जो जलोढ़ मृदा है ये दो पार्टों में डिवाइड होती है। एक तो खादर रेग, प्रतिवर्ष नदियों द्वारा बहाकर लाई गई नवीनतम उपजाऊ मृदा, और प्राचीन अनुपजाऊ मृदा। चार बता दी, 10 ही पढ़नी है। पहली काली हाड़ोती क्षेत्र, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। दूसरी लाल लोमी या लाल धूसर मिट्टी, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। समझ में आ रहा है? तीसरा हमने पढ़ा लाल काली यानी दोनों का मिश्रण, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद और भीलवाड़ा। फिर हमने लास्ट चौथे नंबर पर जो मिट्टी पढ़ी वो कौन सी है? जलोढ़ या कांप या दोमट मिट्टी। मेरे हिसाब से चार तो आप भी आराम से बता सकते हो। पांचवें नंबर पर आगे बढ़े। इधर पश्चिमी राजस्थान में चलते हैं तो यहाँ जो मिट्टी पाई जाती है वो कौन सी है? मरुस्थलीय मिट्टी। इसे ही बोलते हैं रेतीली मिट्टी और इसे ही नाम देते हैं बलुई मिट्टी के रूप में जाना जाता है। गौर करें और ध्यानपूर्वक सुनने का प्रयास करें। अगर आपसे पूछे कि राजस्थान में रेतीली या बलुई मिट्टी कौन सी दिशा में पाई जाती है, तो पहला पॉइंट रहेगा आपके राजस्थान के कौन से भाग में? उत्तर पश्चिमी भाग। दूसरा अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, यह मिट्टी राजस्थान की सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाई जाने वाली मिट्टी है, क्योंकि हमें ही पता है कि मरुस्थल लगभग कितना है? 61.11% है राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का। तो सर्वाधिक क्षेत्रफल पर भी कौन सी मिट्टी मिलेगी? मरुस्थलीय मिट्टी। तीसरी बात, अगर हम बात करते हैं मरुस्थलीय जो मिट्टी है उनमें कणों का आकार क्या होता है? बड़ा होता है, और बड़ा आकार होने के कारण इसमें जल धारण करने की क्षमता तो अच्छी है, परंतु नमी धारण करने की क्षमता अच्छी नहीं है, यानी बहुत कम कैपेसिटी पाई जाती है।
तीसरी बात अगर हम बात करते हैं, इसमें नाइट्रोजन और कैल्शियम तत्वों की अधिकता है, परंतु इसमें कार्बनिक तत्वों की कमी पाई जाती है। मिट्टी के कण मोटे होने के कारण इस क्षेत्र में मोटे अनाज वाली फसलें अधिक होती हैं, जैसे बाजरा है, गेहूं है, ग्वार है। ये बाजरा, गेहूं, ग्वार ये सर्वाधिक कौन से क्षेत्र में होते हैं? मरुस्थलीय क्षेत्र में होते हैं। और अगर हम बात करते हैं मोटे अनाज के अलावा इस क्षेत्र में वर्तमान समय में यहाँ पर एक नहर भी आई गई है, जो नाम आता है IGNP। 5 नाम करवा दिए हैं, मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सहारे सहारे, और दूसरा राजस्थान में खारे पानी की झीलों के किनारे जो मिट्टी पाई जाती है उसमें लवण की अधिकता होती है, इसलिए इसे एक नाम देते हैं लवणीय मृदा। जैसे राजस्थान के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं, जैसे मैं यहां नाम लिख दूं पंचभद्रा झील, कहां पर है? बाड़मेर में। अब झीलों की बात यही सुन लेना ध्यानपूर्वक। पंचभद्रा झील का पहला क्वेश्चन आता है कि राजस्थान की एकमात्र झील जिसका नमक सर्वाधिक खाने योग्य है कौन सी है? पंचभद्रा। इसमें सोडियम क्लोराइड की मात्रा 98%। दूसरा अगर आपसे पूछे कि राजस्थान की वह कौन सी झील है जिसमें आज भी प्राकृतिक ही नमक उत्पादन किया जाता है? पंचभद्रा झील है। यहाँ एक जाति का नाम आता है खारवाल जाति, और ये खारवाल जाति कहते हैं कि मोरली झाड़ी के पत्तों का प्रयोग करते हुए नमक उत्पादन का कार्य करती है। तीसरा इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बन सकता है वो इस प्रकार से बन सकता है कि अगर आपसे पूछे कि ये जो पंचभद्रा झील है, हाँ ये तो नवीनतम मैंने बता दिया, जाति का नाम होगा, है कहां पर? ये बाड़मेर में। दूसरे नंबर पर जैसे यहां जैसलमेर में चलते हैं तब एक नाम आता है कावोद झील। कौन सी झील? तो कावोद झील है कहां पर? जैसलमेर। अब आप खुद सोचो, ऊपर से जो पानी आता है उसमें तो लवण होता नहीं, यहाँ की मिट्टी में लवणता है और लवणता होने के कारण ये झील है खारे पानी की बन जाती है। कुछ कहते हैं कि अभी भी मतलब जो जियोग्राफी के भूगोल वक्ता है वो ये बताते हैं कि यहाँ पर पुराने जमाने में समुद्र था और वो समुद्र जैसे जैसे सूख गया लेकिन लवण की मात्रा तो रही, और उसी के कारण यहाँ पर खारे पानी की झीलें पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में ये क्षेत्र है बीकानेर, और बीकानेर में आपने नाम सुना है आराम से, कौन सी झील है? लूणकरणसर झील है। ये 3-4 मैंने नाम लिखे, जैसे डीडवाना, डेगाना, कुचामन, ये सब की सब कहां पर है? नागौर में। इसके अलावा सांबर झील का नाम सुना होगा। ये कहने का मतलब ये है कि पश्चिमी राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सहारे सहारे, और दूसरी बात खारे पानी की झीलों के किनारे आपको कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लवणीय। अत्यधिक लवणता होने के कारण ये है मृदा उपजाऊ नहीं मानी जाती। कोई दिक्कत? काली मिट्टी हाड़ोती में, लाल लूमी मिट्टी डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। लाल काली मिट्टी उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद और भीलवाड़ा। जलोढ़ मिट्टी पूर्वी राजस्थान। सर्वाधिक उपजाऊ मृदा जलोढ़ मृदा। खादर क्या है? नदियों द्वारा प्रतिवर्ष बहाकर लाई गई उपजाऊ मृदा खादर। बांगर क्या है? कोई दिक्कत नहीं है। गेहूं सरसों का सर्वाधिक उत्पादन कौन सी मिट्टी में? जलोढ़ मिट्टी में। सर्वाधिक कपास काली मिट्टी में। सर्वाधिक मक्का, मक्का और कपास। सर्वाधिक बाजरा मरुस्थलीय मिट्टी। पढ़ा है हमने। तो इसका मतलब 6 नाम तो हमने कर लिए। अब कितने बचे? 4 नाम। आगे बढ़ते हैं। देखना, ये जो अरावली पर्वत श्रृंखला है इसके सहारे सहारे मिट्टी का स्वरूप पाया जाता है। यानी कहने का मतलब अरावली की तलहटी धरातलीय भाग और इधर से मरुस्थलीय मिट्टी, ये दोनों मिट्टी मिलते हैं और यहां पर जो मिट्टी प्राप्त होती है उसे नाम देते हैं सिरोजियम मिट्टी। कौन सी मिट्टी का नाम दिया जाता है? सिरोजियम मिट्टी। यानी सिरोजियम मिट्टी कहां पाई जाएगी? तो अरावली पर्वत श्रृंखला के पश्चिमी धरातलीय भाग में जो मिट्टी है वो कौन सी है? सिरोजियम मिट्टी। आगे बढ़ते हैं। अब 2 वो नाम एग्जाम में बार बार पूछते हैं, गौर करना में। एक तो ये आप बता सकते हो, जैसे माउंट आबू कहाँ है? सिरोही में। उदयपुर है। इसके आसपास जो मिट्टी पाई जाती है इसे नाम देते हैं
पर्वतीय मिट्टी। पहला क्वेश्चन, मृदा बनने की प्राथमिक अवस्था में कौन सी मिट्टी प्राप्त होगी? पर्वतीय मिट्टी। इस मिट्टी में हामुस की मात्रा पाई जाती है, यानी पहाड़ों पर पेड़ पौधे तो मिल जाएंगे, पत्तियां भी गिरेंगी, लेकिन उस हामुस का अपघटन नहीं होता। तो हामुस की मात्रा होने के बाद में भी उपजाऊ मिट्टी नहीं है। कौन सी? क्यों? क्योंकि डिकम्पोज नहीं होता, अपघटन नहीं होता। इस मिट्टी की गहराई सबसे कम है। आप खुद देखो, पर्वतीय पर्वत है, छोटे छोटे पत्थर है, कितनी गहराई मिलेगी आपको। लेकिन अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि वह कौन सी मिट्टी है जिसकी गहराई सबसे ज्यादा है, तो गहराई सर्वाधिक किसकी होगी? इसलिए होगा कि एक साल मिट्टी आई, फिर दूसरी परत आ गई, फिर तीसरी परत, ऐसे प्रति वर्ष मिट्टी बहाकर तो लाएगी। तो गहराई ज्यादा पूछे तब तो हो जाएगी जलोढ़, और सबसे कम गहराई पूछे तब कौन सी? पर्वतीय। दोबारा सुनने का प्रयास करना। पर्वतीय मृदा यह मृदा निर्माण की प्राथमिक अवस्था मानी जाती है। दूसरा, पर्वतीय मृदा में हामुस की मात्रा है वो पाई जाती है, लेकिन हामुस का अपघटन नहीं होता। तीसरी बात, इस मिट्टी की गहराई सबसे कम होती है, जबकि ध्यान रहे सर्वाधिक गहराई जलोढ़ की। कहाँ मिलेगी मिट्टी? जहां पर्वत है वहां पर्वतीय मिट्टी मिलेगी। जैसे माउंट आबू हो गया, राजसमंद हो गया, उदयपुर हो गया, अजमेर के कुछ भागों में कौन सी मिट्टी? पर्वतीय मिट्टी। एक बात ये गांठ बांधकर चलना कि पर्टिकुलर एक क्षेत्र विशेष में हम मिट्टी नहीं बता सकते। हम ये बता सकते हैं इस क्षेत्र में यहाँ पर, लेकिन अगर हम जिले की बात छोड़े, खेत की देख लो बात, खेत में भी आपको दो प्रकार की मिट्टी देखने को मिल सकती है। अगर धरातल से नीचे वाला भाग है, ताली है, वहां पर हमें लगता है कि थोड़ी थोड़ी ब्लैक मिट्टी जैसा स्वरूप है, और टिल्ले वाले भाग में आपको मिट्टी। तो इसमें हम एक आइडिया बता सकते हैं कि इसके आसपास लगभग इस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। अब आगे बढ़ते हैं। एग्जाम की दृष्टि से पहला क्वेश्चन आता है लाल पीली मिट्टी, और क्वेश्चन पूछता है कि लाल पीली मिट्टी निम्न में से कौन से जिले में नहीं पाई जाती? 3 ऑप्शन देगा और 1/4 अटपटा देगा। सबसे पहले तो आपको नाम याद करने, यही कौन कौन से जिले में मिलेगी। सबसे पहले जिले का नाम आता है सवाई माधोपुर, दूसरे जिले का नाम आता है सिरोही, तीसरे जिले का नाम आता है भीलवाड़ा, चौथे जिले का नाम आता है अजमेर, पांचवें जिले का नाम आता है टोंक, छठे जिले का नाम आता है करौली, और 7वें जिले का नाम आता है धौलपुर। ये आपको जिलों के नाम याद करने पड़ेंगे। राजस्थान में लाल पीली मिट्टी, 2 ही मिट्टियों के जिले याद करने, कहां कहां मिलेगी? तो लाल पीली मिट्टी सवाई माधोपुर 1, सिरोही 2, भीलवाड़ा 3, अजमेर 4, टोंक 5, करौली 6 और धौलपुर 7। मेरे कम याद हो रही थी तो मैंने एक व्यक्ति के नाम के रूप में जोड़ा। जैसे किसी व्यक्ति का नाम है सवाई सिंह, क्या नाम है? तो मैंने इसको ऐसे लिखा, सवाई सिंह भी आज लाल पीला हो रहा है, यानी गुस्से में है। तो सवाई सिंह भी आज क्या हो रहा है? लाल पीला हो रहा है। कोई टोक मत देना, कुछ भी कर सकता है, या पकड़ कर क्या कर देगा? धो देगा। 1-2 बार आप बोलोगे तो ये दिमाग में बैठ जाएगा। व्यक्ति का क्या नाम है? सवाई सिंह भी आज की हो रही है, लाल पील हो रहे, टोक मत देना वरना पकड़ कर, इसको छोड़ दो, टोक मत देना वरना पकड़ कर। इसमें जिले आ जाएंगे, देखो सवाई माधोपुर 1, सिरोही 2, भीलवाड़ा 3, अजमेर 4, ये मिट्टी हो गई, टोंक 5, करौली 6 और धौलपुर 7। बिठा सकते हो दिमाग में, पूछेगा क्वेश्चन, यहां से गौर कर लेना। कौन कौन सी मिट्टी होगी? लास्ट प्रयास। काली मिट्टी 1 हाड़ौती क्षेत्र में, लाल लोमी मिट्टी 2 दक्षिणी राजस्थान में, लाल काली मिट्टी 3, जलोढ़ मिट्टी 4, मरुस्थलीय मिट्टी 5, लवणीय मिट्टी, सिरोजियम मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी 8 और एक ये लाल पीली मिट्टी 9। बच्ची सिर्फ एक मिट्टी जिसका नाम देते हैं भूरी मृदा। कौन सी मिट्टी है? भूरी मृदा। भूरी मृदा कहां मिलेगी? जहां आपको कौन सी नदी?
बनास नदी। एक तो गौर करना, सर्वाधिक भूरी मिट्टी मिलेगी बनास में। दूसरा, अरावली के दोनों ओर थोड़ी बहुत मात्रा में कौन सी मिट्टी पाई जा सकती है? भूरी। अब आपको अगर बनास नदी आ रही है तो आप भूरी मिट्टी बता सकते हो, क्योंकि जहां जहां बनास नदी गुजरती है, इसका मतलब पूरे जिले से तो बनास नदी नहीं गुजरेगी भाई। नदी है उसका एक क्षेत्र ही तो होगा। जैसे कातली नदी है, कातली पूरी सिक्कर से थोड़ी गुजरती है, वो तो नीम का थाना क्षेत्र में, तो वहां पर वैसी मिट्टी मिलेगी। फिर झुंझुनों में, तो ऐसे ही जहां जहां से बनास नदी का प्रवाह क्षेत्र है उसके चारों ओर लगभग कौन सी मिट्टी पाई जाती है? भूरी मिट्टी। अब अपने दिमाग में बैठेगा कि बनास नदी का प्रवाह क्षेत्र, ये आप सबको आता है, एक पहाड़ी है खमनोर की पहाड़ी। खमनोर की पहाड़ी कहाँ है? राजसमंद में। यहां से बनास नदी निकली, इसके बाद में जिले का दूसरा नाम आता है राजसमंद। के बाद में बनास नदी कहां पहुंची? चित्तौड़गढ़ से जैसे ही आप आगे बढ़ोगे, ये नदी कहां आ गई? भीलवाड़ा के बाद में ये नदी पहुंची अजमेर। अजमेर के बाद में टोंक, और टोंक के बाद में सवाई माधोपुर। यानी राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर, यहां पर जो मिट्टी पाई जाती है वो कौन सी है? भूरी मृदा। भूरी मृदा की मुख्य विशेषता, ये जायद फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। रबी, खरीफ और जायद, आगे हम पढ़ेंगे फसलों के प्रकार। उन्हीं में अगर एग्जाम की दृष्टि से आपसे पूछ ले कि जायद फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मृदा कौन सी है, तब आपको ध्यान में रखना है कौन सी? भूरी मृदा। आगे बढ़ते हैं, इसमें और चर्चा करें आपके साथ में। यहां पर एक जिला है गंगानगर और दूसरा हनुमानगढ़। वैसे गंगानगर का दक्षिणी भाग है, वहां मरुस्थलीय मिट्टी मिलेगी। लेकिन अगर हम बात करते हैं उत्तर में, इधर पंजाब वाला क्षेत्र और घग्गर नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है, वहां पर जलोढ़ मिट्टी है, इसलिए यहाँ की मिट्टी या मृदा का नाम देते भूरी कछारी मृदा, या इसको बोलते हैं मरुस्थलीय शुष्क। कैसी मिट्टी पाई जाती है? कछारी, यानी जलोढ़ भी मिल जाएगी और मरुस्थलीय मिट्टी का भी स्वरूप देखने को मिलेगा। कहां कहां है ये? एक तो गंगानगर और एक हनुमानगढ़। कोई दिक्कत? मरुस्थलीय जो मिट्टी है, इसमें राजस्थान का एक जिला है पाली, और पाली जिले में आपको मिट्टी की विभिन्नता सर्वाधिक देखने को मिलेगी। पाली में आपको लवणीय मिट्टी भी मिलेगी, पाली में आपको पीली भूरी मिट्टी भी देखने को मिलेगी, मरुस्थलीय मिट्टी भी देखने को मिलेगी। लास्ट प्रयास सामने देखो और फिर दूसरा वर्गीकरण मैं आपको समझाऊंगा। राजस्थान में रंग, कणों की आकृति और उपजाऊपन के आधार पर मिट्टी के कितने प्रकार है? 10। एक एक दोबारा रिपीट कर रहा हूं। सबसे पहले नाम आता है काली मिट्टी, ब्लैक सोइल बोलते हैं इसको। अगर हम बात करते हैं, काली मिट्टी राजस्थान की हाड़ौती क्षेत्र में पाई जाती है, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। दूसरा, काली मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट अथवा लावा चट्टानों की टूटने फूटने के फलस्वरूप होता है। तीसरा पॉइंट, राजस्थान में काली मिट्टी का विस्तार या काली मिट्टी का जो भाग है वो मालवा के पठार का ही अंश माना जाता है। चौथा पॉइंट, काली मिट्टी में कण अत्यंत बारीक होते हैं, इसलिए इसमें नमी धारण करने की क्षमता अधिक पाई जाती है। काली मिट्टी के द्वारा पौधों को सर्वाधिक जल की प्राप्ति होती है। प्रमुख फसल बताई है, कपास है, धनिया है, लहसुन है, संतरा है, सोयाबीन है, गन्ना है। सर्वाधिक कौन सी मिट्टी में? कर सकते हो आराम से। फिर दूसरे नंबर पर हम पहुंचे थे, लाल लोमी मिट्टी कहां मिलेगी? दक्षिणी राजस्थान में, आराम से बता सकते हो, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। ये तो प्रमुख रूप से सामने देखो भाई। थोड़ा हिस्सा अगर आपसे पूछे, एक तो उदयपुर है और दूसरा कौन सा है? चित्तौड़गढ़। कोई दिक्कत? अगर हम बात करते हैं लाल लोमी मिट्टी का निर्माण कैसे, तो लाल मिट्टी तो अरावली पर्वत श्रृंखला से और माही नदी का जो अवसाद है उससे निर्मित मिट्टी को क्या बोलते हैं? लाल लोमी मिट्टी बोलते हैं। अगर आपसे पूछे कि इस मिट्टी में कौन सी फसल सर्वाधिक होती है, तो मक्का की फसल इसमें सर्वाधिक होती है। फिर याद करो, लाल और काली दोनों का मिश्रण लाल काली मिट्टी हो गई। जिले आपसे आराम से बता सकते हो, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद और भीलवाड़ा। मुख्य रूप से तो यही जिले। अगर हम बात करते हैं इसका निर्माण, तो इसमें मालवा के पठार से तो काली मिट्टी आ गई और अरावली से कौन सी आ गई? लाल मिट्टी आ गई। फसल कौन सी सर्वाधिक? तो एक तो मक्का है और दूसरा कौन सा हो गया? कपास। तीन तो हो गए। चौथे नंबर पर हम पहुंचे थे जलोढ़ मिट्टी।
सबसे पहले उपनाम कछारी मिट्टी, कांप मिट्टी, दोमट मिट्टी के रूप में इसे जाना जाता है। अगर आपसे पूछे कि राजस्थान में या पूरे भारत में सर्वाधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है, जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी का निर्माण प्रतिवर्ष नदियों द्वारा बहाकर लाए गए अवसाद यानी जमाव से होता है। चौथा पॉइंट अगर आपसे पूछे, इस मिट्टी की गहराई सर्वाधिक होती है। इस मिट्टी में प्रमुख फसल गेहूं है, राई है, सरसों है, सर्वाधिक होते हैं। और पूरे राजस्थान में सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन भी कौन सी मिट्टी से रिलेटेड है, जलोढ़ मिट्टी से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, इसमें जिले पूछे तो वो भी आप आराम से बता सकते हो, इधर से प्रयास कर लो। जयपुर, दौसा, अलवर का कुछ हिस्सा, फिर भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर। कोई दिक्कत? इस जलोढ़ मिट्टी के ही दो नाम बताए हैं, एक तो खादर और एक बांगर। प्रतिवर्ष नदियों द्वारा बहाकर लाई गई उपजाऊ मृदा और अनुपजाऊ मृदा। शेखावाटी कस्बा कौन सी मिट्टी पर? बांगर पर। कितने हो गए? मरुस्थलीय मिट्टी उत्तर पश्चिमी राजस्थान यानी पश्चिमी राजस्थान में पाई जाने वाली मृदा। राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर कौन सी मिट्टी? मरुस्थलीय या बलुई मिट्टी। मिट्टी में या मिट्टी के कणों का आकार मोटा होने के कारण इस मिट्टी में शुष्कता अधिक पाई जाती है, यानी जल्दी गर्म हो जाती है, जल्दी ठंडी हो जाती है। इसके आधार पर दो क्वेश्चन में लिखा चुका हूं। सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला जिला जैसलमेर, सर्वाधिक वार्षिक तापांतर वाला जिला चूरू है। करी हमने चर्चा इसमें। इसमें मोटे अनाज युक्त फसलें होती हैं, जैसे बाजरा वगैरह है, ग्वार है, मोठ है, मूंग है, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपसे पूछे कि इस मिट्टी में अगर हम बात करते हैं, कैल्शियम तत्वों की अधिकता पाई जाती है, जबकि कार्बनिक तत्वों की क्या होती है, इसलिए ये इतनी उपजाऊ नहीं होती। क्षेत्रफल 61.11। जिले थोड़ी बताने की जरूरत है, आराम से बता दोगे। जैसलमेर हो गया, बीकानेर है, बाड़मेर है, जोधपुर है, नागौर है, चूरू है, इसके अलावा पाली है। इन क्षेत्रों में कौन सी मिट्टी? मरुस्थलीय मिट्टी। छठे नंबर पर हमने नाम लिखा लवणीय मिट्टी। वह मिट्टी जहां पर लवणता की अधिकता है, और लवणता होने का मुख्य कारण एक तो गुजरात में कच्छ का रण है, और कहते हैं जैसे जैसे हवाएं आती हैं अपने साथ में लवण को भी बहा कर लाती हैं। जैसे मिट्टी भी तो उड़ती है, वैसे ही लवण के हल्के कण है वो भी उड़ते रहते हैं, और यहाँ पर लवणीय मिट्टी का निर्माण होता है। अंतरराष्ट्रीय सीमा के सहारे या फिर खारे पानी की झीलों के किनारे कौन सी मिट्टी? लवणीय मिट्टी। राजस्थान में खारे पानी की झील पंचभद्रा कहाँ है? बाड़मेर में काउद, लूणकरणसर, पोखरण, बाप, जोधपुर। बाप झील कहां पर है? जोधपुर। डीडवाना, डेगाना, कुचामन, ताल छापर, सांबर, जयपुर, नागौर और अजमेर में। तो इसके आसपास के जो क्षेत्रों में कौन सी मिट्टी? लवणीय मिट्टी। इसमें उपजाऊपन क्षमता कम पाई जाती है। 6 हो गए। अब आगे वाले 4 में जी। एक तो शिरोजीय मिट्टी, अरावली पर्वत श्रृंखला के सारे पश्चिम में पाई जाने वाली जो मिट्टी है वो कौन सी है? शिरोजीय मिट्टी का स्वरूप माना जाता है। फिर 7 के बाद में 3 बचे। एक पर्वतीय मिट्टी, रटने की कहीं जरूरत नहीं है। अरावली पर्वत श्रृंखला में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी हो गई? पर्वतीय मिट्टी। निर्माण की ये प्राथमिक अवस्था मानी जाती है। गोल लेना बहुत बार पूछा गया है। इस मिट्टी की गहराई क्या होती है? सबसे होती है। और इस मिट्टी में अगर हम बात करते हैं गहराई के साथ साथ इसमें हामुस की मात्रा तो पाई जाती है, लेकिन हामुस का अपघटन नहीं हो पाता। फिर लास्ट के 2 नाम, और दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट। लाल पीली मिट्टी। सवाई सिंह जी भी आज लाल पीला हो रहा है, टोक मत देना पकड़ करे। तो सवाई सिंह में सवाई माधोपुर, सिरोही, भी का मतलब भीलवाड़ा, राज का मतलब अजमेर, टोंक, करौली और धौलपुर। कौन सी मिट्टी? लास्ट नाम आता है भूरी मिट्टी। बनास नदी के प्रवाह क्षेत्र में सर्वाधिक कौन सी मिट्टी? और अरावली पर्वत श्रृंखला के दोनों ओर धरातलीय भाग में भी भूरी मिट्टी पाई जाती है। भूरी मिट्टी बनास में जिले पूछे तो सबसे पहले राजसमंद 1, चित्तौड़गढ़ 2, भीलवाड़ा 3, 5 और सवाई माधोपुर 6। मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर उत्तरी राजस्थान में गंगानगर और हनुमानगढ़ मरुस्थलीय मिट्टी के साथ साथ इसमें जलोढ़ मिट्टी भी मिल जाती है, इसलिए इसको कछारी मृदा का शुष्क कछारी मृदा या फिर इसको भूरी कछारी मृदा के रूप में भी जाना जाता है। राजस्थान का वह कौन सा जिला है जहां पर मिट्टी की विषमता सर्वाधिक पाई जाती है? तो कौन सा हो जाएगा? कोई दिक्कत? चलो ये कंप्लीट भाई आपका।
सबसे इजी है, अगर आप ध्यानपूर्वक सुन रहे हो और 2 बार इस टॉपिक के घर जाकर अगर आप रीडिंग लगा दोगे, जैसे नोट्स आपको हैं, मेरे हिसाब से इसमें आपकी कोई दिक्कतें नहीं रहेंगी भाई। आगे देखो, इसके बाद में वैज्ञानिकता के आधार पर मृदा का वर्गीकरण, अमेरिकी कृषि वैज्ञानिकों द्वारा ये वर्गीकरण दिया गया था। और विश्व के अकॉर्डिंग जैसे ही हम अपने राज्य राजस्थान में चलते हैं तो इस मिट्टी को टोटल 5 भागों में विभाजित किया जाता है। ये 1 साल पहले तो लगभग 4-5 साल इन्हीं की क्वेश्चन अधीनस्थ बोर्ड देता था, आजकल बंद कर दिए क्योंकि सब वो आने लगे कौन सी मिट्टी कहां पर पाई जाती है। फिर भी इसमें क्वेश्चन क्या देगा, एक तरफ आपको मृदा मिलेगी और दूसरी तरफ आपको एक शब्द मिलेगा जलवायु, और उसके बाद में पूछेगा कि निम्न में से असंगत है, इसमें वो दोनों कामों में सफल हो जाएगा। 2 टॉपिकों का एक ही क्वेश्चन बना लेगा, समझ पा रहे हो क्या। जलवायु दे देगा शुष्क, अर्ध शुष्क, उपाद्र, आर्द्र, अति आर्द्र। इधर मिट्टी का नाम दे देगा एंटीसोल, एरिडोसोल, वर्टिसोल, एल्फीसोल, 1-2 नाम और आते हैं। तो सबसे पहले तो आपको समझना है कि वैज्ञानिकता के आधार पर राजस्थान में मिट्टी के कितने प्रकार हैं। नाम सुनना ध्यानपूर्वक, यही याद करने का प्रयास करना। सबसे पहले नाम आता है एंटीसोल मृदा, दूसरा नाम आता है एरिडोसोल मृदा, तीसरा नाम आता है एल्फीसोल मृदा, चौथा नाम आता है वर्टिसोल मृदा और 5वां नाम आता है इनसेप्टिसोल मृदा। सामान्य सबसे पहले दिमाग में बैठाओ एंटी, एरिडो, एल्फी, वर्टी, इनसेप्टिसोल। सबसे पहले जो अगर पहले वाली मिट्टी अगर आपको आ रही है तो रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप समझ जाओगे। जैसे सबसे पहले मैंने एक नाम निकाला वर्टिसोल। वर्टिसोल वहां मिलेगी जहां काली मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी कहाँ है, हार्ड होती, तो रटने की कहां जरूरत है। ये मैंने नाम लिख दिया यहां पर वर्टिसोल मृदा। ये वर्टिसोल दिशा की बात करें तो राजस्थान के कौन से भाग में, दक्षिण पूर्व दिशा में पाई जाती है। अगर मैं आपसे पूछूं अब आप ये बताओगे जिला, तो ये मुख्य रूप से 4 जिला हैं, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ हो गए। आगे बढ़ते हैं, अगर हम बात करते हैं वो सेम टू सेम वर्टिसोल मृदा का निर्माण कैसे होगा। बेसाल्ट और लावा चट्टानों के टूटने से कौन सी मिट्टी में नमी सर्वाधिक पाई जाती है, वर्टिसोल। सिर्फ दिशा ध्यान में रखनी है, कौन सी दिशा में, दक्षिण पूर्व। फिर अगर मैं आपसे पूछूं कि यहां राजस्थान के बिल्कुल मध्य में कौन सी पर्वत श्रृंखला है, अरावली पर्वत श्रृंखला। और अरावली पर्वत श्रृंखला में जो मिट्टी आपको देखने को मिलेगी दक्षिण में ज्यादा है, इसे नाम देते हैं इनसेप्टिसोल। वैसे समझाने के लिए हम इसको दक्षिणी राजस्थान बोलते हैं, लेकिन वास्तव में अगर मैं आपके साथ में चर्चा करूं तो अरावली पर्वत श्रृंखला का जो दक्षिणी भाग है जहां पर पर्वत वगैरह पाए जाते हैं वहां पर कौन सी मिट्टी, इसका मतलब ये राजस्थान के कौन से भाग में ज्यादा है, दक्षिणी भाग में ज्यादा है। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद में मैं अगर आपसे पूछूं कि नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी का क्या नाम दिया था हमने, जलोढ़। और जलोढ़ मिट्टी राजस्थान के कौन से भाग में, पूर्वी भाग में। पूर्वी भाग में जलोढ़ मिट्टी का ही वैज्ञानिक नाम है एल्फीसोल। एल्फीसोल, तो एल्फीसोल मृदा राजस्थान के कौन से भाग में, जिले वो के वो है, बता सकते हो आप। ध्यान रखना ये सर्वाधिक उपजाऊ मृदा के रूप में जानी जाती है, कौन सी है, एल्फीसोल। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद में राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाई जाने वाली मृदा एरिडोसोल। एरिड का मतलब होता है शुष्क, और जहां शुष्क और अर्धशुष्क जलवायु है मैक्सिमम कौन सी मिट्टी, एरिडोसोल। इसके अलावा जहां पर खारे पानी की झीलें हैं और अंतरराष्ट्रीय सीमा के आसपास के क्षेत्रों में लवणीय मिट्टी है, और इस लवणीय मिट्टी को ही क्या नाम दिया जाता है, एंटीसोल। समझ पाए क्या मेरी बात।
जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि राजस्थान के दक्षिणी भाग में कौन सी मिट्टी, इनसेप्टी सोल, दक्षिण का नीचे की बात कर रहा है, और अगर हम नंगे पैर घूमेंगे तो कहीं ना कहीं दिक्कतें होगी, तो इसलिए हम सेफ्टी के रूप में क्या पहनते हैं, चप्पल पहनते हैं। तो नीचे नीचे चप्पल, सेफ्टी, सेफ्टी से क्या नाम आ जाएगा, इनसेप्टी सोल। अगर आपसे पूछे कि राजस्थान के पूर्वी भाग में कौन सी मिट्टी, एल्फी सोल, पूर्वी भाग में नदियां हैं, नदियों में जल है, और जल से गर्मियों में कुल्फी खाते हैं, कुल्फी से क्या नाम आ जाएगा, एल्फी सोल, भाग में आ गया एल्फी सोल। बचा वर्टी, वर्टी आपको ऐसे ही याद है, हाड़ौती में कौन सी है, वर्टी सोल। राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर एरिडोसोल, और लवणीय मिट्टी किस में आ गए, एंटीसोल में। दिशा की बात करें तो पूर्व में एल्फीसोल, दक्षिण पूर्व में, दक्षिण में इनसेप्टिसोल, और अगर आपसे पूछे ये दोनों पश्चिम में मिलेंगे, पश्चिम में ही एंटीसोल है, पश्चिम में ही इरिडोसोल है। लेकिन अगर आप जलवायु की बात करें तो शुष्क क्षेत्र में एंटी, शुष्क और अर्ध शुष्क दोनों में इरिडो। और सीधा ही इरिडो पूछे कौन से में, तो आंख बंद करके शुष्क जलवायु करना है, क्योंकि इरिड का मतलब ही क्या होता है, शुष्क होता है। अगर आपसे पूछे कि इनसेप्टी पर्वतों पर पाई जाती है, और अरावली में जो जलवायु है वो है उपाद्र, कौन सी है, उपाद्र, तो ये उपाद्र जलवायु में मिलेगी, ये आपको मिलेगी आर्द्र जलवायु में, ये किस में मिलेगी, अति आर्द्र जलवायु में मिलेगी। कौन सी मिट्टी, जगह जगह इसको जगह, अरे इतना ज्यादा मत हो रहा है, इसको मन जगाना पड़ेगा ना। अब निकालो फटाफट, आप दोनों लोरिस में कोई बात है वो मैं बता देता हूं, फटाफट निकालो भाई। राजस्थान में मृदा कोई अलग बात होगी वो और मैं बता दूंगा। सबसे पहले है सोइल शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के सोलम शब्द से हुई है। डॉक्टर बर्नेट के अनुसार मृदा का निर्माण वनस्पति और चट्टानों के टूटने फूटने के फलस्वरूप होता है। मृदा का अध्ययन करना क्या कहलाता है, पेडोलॉजी कहलाता है। अंतरराष्ट्रीय मृदा दिवस कब मना, वो इसमें जोड़ लेना। भारतीय मृदा में प्राय नाइट्रोजन, फास्फोरस और होमुस की क्या पाई जाती है, जिस मृदा में होमुस की प्रधानता होगी का रंग काला और उपजाऊ होगी। होमुस का निर्माण वनस्पति जीव जंतुओं के सड़ने गलने के फलस्वरूप होता है। आईसीआर के अनुसार भारत में मृदा कितने प्रकार, 8। सब बातें मेरी बताई हुई हैं वैसे की वैसे। राजस्थान में मृदा का वितरण कौन सी मिट्टी, काली मृदा का निर्माण ज्वालामुखी प्रक्रिया, बेसाल्ट चट्टान और लावा चट्टानों के टूटने फूटने के फलस्वरूप होता है। उपनाम देखो, कपासिये बोलते, रेगूर बोलते, चेरनोजन बोलते, वर्टिसोल या सौते जूती भी सब पढ़े हैं हमने। काली मृदा के कण आकार में अत्यंत महीन होते हैं, इसलिए में आकर पाया जाता है। इस मृदा में पानी की उपस्थिति होने पर यह क्या हो जाती है, और न होने की स्थिति में कठोर अवस्था में बदल जाती है। कठोर होने के साथ साथ कणों के बीच आकर्षण बल भी बढ़ता जाता है, एक कण दूसरे कण से खींचता है, इसलिए भूमि में दरारें उत्पन्न हो जाती हैं। क्या नाम देते हैं, काली मृदा में टिकरना लोहा, कैल्शियम, मैग्नीशियम वह चूने की क्या होती है, प्रधानता होती है, जबकि नाइट्रोजन, फास्फोरस और हामुस की क्या पाई जाती है, कमी। इस मृदा के कण अत्यंत महीन होने के कारण नमी धारण करने की अद्भुत क्षमता पाई। पौधों को सर्वाधिक पानी की आपूर्ति पड़ चुके हैं। वितरण कोटा बूंदी 12। काली मृदा में उपयुक्त फसलें सोयाबीन, गन्ना, धनिया, अफीम। भारत का तीसरा सबसे बड़ा मृदा वर्ग है। भारत में लोडी मिलेगी, लेकिन राजस्थान सर्वाधिक क्षेत्रफल पर मरुस्थलीय। दूसरा जलोढ़, उपनाम कापी मिट्टी, दोमट, कछारी या क्या बोल दो मटिया। निर्माण नदियों के द्वारा लाए गए अवसाद से होता है। जलोढ़ मृदा में पोटास, टिक कर लेना, पोटास व चूने की क्या होती है, लेकिन फास्फोरस और की कमी पाई जाती है। सबसे अधिक उपजाऊ मृदा का प्रकार है। भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर जलोढ़ मृदा पाई जाती है, लगभग 40 से, जबकि राजस्थान में सर्वाधिक लिखा हुआ है कौन सी। जलोढ़ के प्रकार है खादर रेख, ऐसा क्षेत्र जहां हर साल नदियों द्वारा नवीनीकरण होता है, क्या कहलाता है, और अत्यंत क्या है ये
बांगर ऐसा क्षेत्र जिसमें प्राचीन समय में नदियां थी लेकिन वर्तमान में नहीं आने के कारण ये एक अनुपजाऊ बंजर भूमि में बदल गया। गांव हमेशा कहाँ है? बांगर प्रदेश में है। राजस्थान में जलोढ़ मिट्टी का विस्तार वही जिले हैं जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर। इसके अलावा जहां जहां नदियां मिलेगी वहां मिट्टी कौन सी मिलेगी? जलोढ़। जैसे भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। कौन सा मैदान है? छप्पन का मैदान। ये भी चर्चा की है गंगानगर। और लाल पीली मृदा, इस मृदा का लाल रंग लोहे ऑक्साइड और पीला रंग अत्यधिक जल योजन के कारण होता है। इसमें हमने जिले लिखाए हैं, रब्बी देखना, अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक, करौली, सवाई माधोपुर। एक दो नाम और इसमें इंक्लूड कर लेना जो मैंने आपको बताए। जैसे सिरोही शायद इसमें नहीं है, सिरोही वाला और देख लेना, और एक धौलपुर और बताए। लाल लोमी मृदा, लाल लोमी मृदा का निर्माण ग्रेनाइट निश्चित चट्टानों के टूटने फूटने के फलस्वरूप होता है। टिक कर लेना, पूछता है भाई। इस मृदा में लोहा ऑक्साइड की प्रधानता पाई जाती है। अम्लीय प्रकृति की होने के कारण खाद्यान्न फसलों के लिए ज्यादा उपयुक्त। इस मृदा के कण भी क्या होते हैं? बारीक होते हैं। इस मृदा में सर्वाधिक मक्का की खेती की जाती है। राजस्थान के दक्षिणी भाग जिले उदयपुर, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर। और इस मृदा में प्राय नाइट्रोजन, फास्फोरस, हामुस की क्या होगी? मध्यम लाल काली पड़ा है हमने। इस मृदा का निर्माण आग्नेय चट्टान, ग्रेनाइट और मालवा के पठार की बेसाल्ट और लावा चट्टानों के टूटने फूटने विस्तार डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, राजसमंद और पूर्वी। प्रमुख फसलें मक्का और भूरी मृदा बनास नदी बताया है। बनास बेसिन में अरावली पर्वत श्रृंखला के दोनों तरफ बनास और लूनी नदी प्रवाह प्रणाली अरावली को दो बार क्या करती है। और जो भूरी मृदा है वो कौन सी फसलों के लिए उपयुक्त है? बताया हुआ है। मृदा में नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की क्या होती है? पर्वतीय मृदा नवीनतम मृदा का रूप है। लगातार अपर्दन होने के कारण पूर्ण रूप से विकसित नहीं होती। अर्थात क्या है ये? इस मिट्टी की गहराई सबसे कम है जबकि जलोढ़ मिट्टी की सबसे। इस मृदा में हामुस तो पाया जाता है लेकिन सही रूप से अपघटित नहीं होने के कारण अम्लीय प्रकृति की मृदा का निर्माण करता है। पर्वतीय मृदा का रंग लाल, पीला और भूरा। अरावली पर्वतमाला के ढलान पर मक्का की खेती की जाती है। जिले आप आराम से बता सकते हो, उदयपुर, सिरोही, पाली, अजमेर। और भूरी रेतीली मृदा उपनाम इसे ग्रेड धूसर मृदा या क्या बोलते हैं? सिरोजम मृदा। ये अरावली के पश्चिम भाग में पाई। लवणीय मृदा, क्षारीय मृदा हमने पढ़ा है। पीएच 7 से 8.5, लवणीय 8 से ज्यादा और हो जाता है तो कौन सी होगी? भारत में सर्वाधिक लवणीय मृदा का विस्तार गुजरात, जबकि क्षारीय मृदा का सर्वाधिक विस्तार। लवणीय मृदा बाड़मेर, जालोर और पाली। टिक कर लेना। तीनों जिलों के बारे में बहुत बार पूछा गया है। क्षारीय मृदा अत्यधिक सिंचाई वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। मरुस्थलीय मृदा राजस्थान के पश्चिमी भाग में पाई जाती है। इस मृदा में कैल्शियम की तो अधिक पाई जाती है जबकि नाइट्रोजन और हामुस की क्या पाई जाती है? अधिक कैल्सिफिकेशन की प्रक्रिया होती है। इस मृदा के कणों का आकार बड़े होने के कारण जल को अवशोषित तो तीव्र गति से करते लेकिन संग्रहण की क्षमता नहीं है। अर्थात नमी धारण करने की सबसे कम क्षमता पाई जाती है। मोटे कण होने के कारण जल्दी गर्म और जल्दी क्या हो जाते हैं। इसलिए जैसलमेर में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है। पढ़ा है हमने। मोटे कण वाली मृदा की जलवायु प्राय क्या होगी? इस मृदा में मोटे अनाज के लिए उपयुक्त है। मरुस्थलीय मृदा में कांटेदार वनस्पति मरुद्भिद क्या कहलाते हैं? जीरोफाइट। सेल पर पाए जाने वाली वनस्पति को क्या बोलते हैं? जल में पाई जाने वाली वनस्पति को। बलुआ पत्थरों के टूटने फूटने के कारण मरुस्थलीय मृदा का निर्माण होता है। वैज्ञानिक वर्गीकरण अभी पढ़ा है। एरिडोसोल मरुस्थल क्षेत्रों में अर्थात शुष्क जलवायु क्षेत्र में। एरिडोसोल कहाँ में? अर्ध शुष्क मिट्टी अगर आपसे पूछे तो पीली भूरी। इनसेप्टिसोल मृदा दक्षिण में बताया है भूरी। एल्फीसोल जलोढ़ और वर्टिसोल। राजस्थान में सर्वाधिक अपर्दन पवन कल पढ़ा है हमने जो सर्वाधिक पश्चिम में है। जल या अवनाली का अपर्दन चंबल नदी द्वारा कहाँ होता है? राजस्थान अधिक मृदा की विषमता। टिक कर लेना। पाली में केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान केंद्र है करनाल। केंद्रीय भू संरक्षण बोर्ड
सीकर व जयपुर। राजस्थान की प्रथम मृदा परीक्षण प्रयोगशाला टिक लगाना पुर तथा सांगाने। राजस्थान में कुल 14 मृदा खंडों में बांटा गया है। भारत में सर्वाधिक मृदा अपर्दन पर्वतीय मृदा का होता है। मरुस्थलीकरण रोकने के उपाय पढ़े थे हमने। पट्टीदार मेड़बंदी पर ज्यादा बल देना, वृक्षारोपण करना और फसल चक्र पद्धति को, पशुचारण पर नियंत्रण, रासायनिक उर्वरकों का सीमित मात्रा में प्रयोग, उचित तरीके से खेत की जुताई और घास पट्टी का विस्तार करना। मरुस्थलीकरण के कारण हमने पढ़े थे कल। यहाँ पर आपका मिट्टी का टॉपिक कंप्लीट है। कल हम राजस्थान में कृषि है वो टॉपिक पढ़े जो मैंने आपको समझाई है।